नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। 2024 के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, और इसी पर बात करने के लिए हमारे आज के खास मेहमान बीजेपी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके सब बनवा दिया। कि विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद मौर्य को योगी कैबिनेट में फिर डिप्टी सीएम बनाया गया। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से उनकी नाराजगी की खबरें आती रहीं। दूसरे कार्यकाल में भी मौर्य के ट्वीट अक्सर विवादों को हवा देते हैं। जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए। तो अखिलेश के साथ विधानसभा में उनकी तीखी नोकझोंक ने भी सुर्खियां बटोरी। यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी 2024 में करना चाहेगी। हमने बात की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से। उन्होंने एक ऑफर दिया है, ये आप सुनिए उसको। अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई। अखिलेश का खुला ऑफर, केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लाएं और सीएम बने। बिल्कुल, वो अपने 100 विधायक बचावे, वो सब भाजपा में आने को तैयार हैं। हमारे विधायक उनके साथ कभी नहीं मिलेंगे। ये केर बेर का संग नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कोई गठबंधन स्वाभाविक कभी हो ही नहीं सकता है, और उनके इस ऑफर को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, ठुकरा रहा हूं। क्योंकि आप 100 विधायक नहीं जुटा पाएंगे। नहीं, हम तो उनके 100 विधायक ला सकते हैं, लेकिन लाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गुंडों की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ शरीफ लोग चाहिए जो जनता की सेवा करें। आप नहीं चाहते कि आप मुख्यमंत्री बनना? मुख्यमंत्री बनना न बनना, बनाना न बनाना, ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करता है। मैं पूछ रहा हूँ केशव जी, दर्द है कि नहीं? यानी जब आप पार्टी अध्यक्ष थे, इतनी जोरदार आपकी जीत हुई, पिछड़े और अगड़े दोनों ने मिलकर बीजेपी को वोट दिया, और जब इनाम मिलना था वो किसी और को मिल गया। ये आपको लगता होगा, मुझे लगता है कि मैं पहली बार विधायक बना, विधायक रहते हुए लोकसभा लड़ा, लोकसभा चुनाव जीत करके आया, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष रहते हुए इतनी बड़ी विजय मिली, ये तो पार्टी नेतृत्व, मेरी विजय नहीं है, वो तो माननीय मोदी जी का इतना क्रेज है उत्तर प्रदेश सहित देश में कि उनके नाम पे कमल के फूल से पूरी ईवीएम मशीन लबालब हो जाती है, विरोधी चारों खाने चित्त हो जाते हैं। आपके मन में ये टीस नहीं है कि जो विभाग आपके पास था पीडब्ल्यूडी का, जिसमें आप इतना काम कर रहे थे, दूसरे टर्म में तो वो भी छीन लिया गया, और वो ऐसा छिना कि उसमें मतलब भ्रष्टाचार हो गया, 2 अफसर हटाए गए वहां से। अभी मैं देखिए, ये तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ाने वाला काम हो गया ना। ग्राम विकास माने उत्तर प्रदेश में लगभग 75% ग्रामीण क्षेत्र की आबादी रहती है, और ग्राम विकास के माध्यम से जो क्रांति हम कर रहे हैं, और मुझे सच्चाई अगर पूछें तो शायद जितना सुख उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का मुझे ग्राम विकास विभाग के माध्यम से मिल रहा है। बाकी उप मुख्यमंत्री के नाते सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, मदद करना, मार्गदर्शन करना, और जहां कहीं कोई जरूरत होती तो एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रदेश के विकास के लिए योगदान करना, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं। आप जवाब के साथ साथ इतना मुस्कुराते हैं तो लगता है कि कोई दर्द है जिसको आप छुपाते हैं अपनी मेरे अंदर कोई दर्द नहीं, मैं खुशी से एकदम झूम रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि योगी जी जब प्रधानमंत्री बने
तो केशव जी यहाँ मुख्यमंत्री बने, आप तब तक इंतजार करेंगे? ये तो काल्पनिक सवाल आप कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने और मैं मुख्यमंत्री बनूं। मैंने कहा ना, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करता है कौन क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा। केशव जी, मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपकी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार पर वार, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात करती है। आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आपके एक विभाग में मंत्री ने चिट्ठी लिखी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके विभाग के इंजीनियरों ने कई चिट्ठी लिखी, उन्हें तो सस्पेंड भी कर दिया गया, और उसी विभाग के वित्त नियंत्रक तक ने चिट्ठी लिखी, जल जीवन मिशन की मैं बात कर रहा हूं, कि उसमें हजारों करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार किया गया। कोई जांच भी नहीं हो रही है। तमाम प्लेटफॉर्म पे शिकायत होने के बाद भी, और उसी विभाग के मंत्री, इंजीनियर और वित्त नियंत्रक शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जांच तक नहीं हो रही। आखिर क्यों? देखिए, बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं, उसकी जानकारी भी प्राप्त की जाती है। जानकारी प्राप्त करने के बाद लगता है कि ये जांच के लायक है तो जांच की जाएगी। कोई लगता है कि केवल एक ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए अगर कोई ऐसे पत्र लिखे गए हैं तो उसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर लगेगा इस प्रकार की कोई गंभीर शिकायत होगी तो जांच करेंगे, लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा की थी, गोवा नंबर 1 पे रहा, 100% हर घर से जल योजना में 100% रहा, लेकिन अपना यूपी फिसड्डी है, नीचे से पहले पायदान पर है। गोवा नंबर 1 आया है, इसके लिए मैं वहाँ के अपने मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बधाई भी दूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने घरों में नल से जल पहुंचाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। कई राज्यों की तो उतनी आबादी नहीं है जितने घरों तक पानी पहुंचाने की हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। पर ये जो भ्रष्टाचार की जो बात है, ये आपने सुनी कभी या आपने बात सुनी नहीं कभी? इसमें दम नहीं है, अभी तक मेरी जो जानकारी है इसमें दम नहीं। ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से सरकार को बदनाम करने की कोशिश होती जरूर रही है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई होगी तो जानते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। आप कह रहे हैं कि हम देखेंगे, जांच करेंगे, पर विपक्ष का कोई मुद्दा हो या विपक्ष की अगर कोई पार्टी हो, विपक्ष का कोई नेता हो, तो तुरंत सीबीआई, ईडी, आईडी इनके छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप उठा के पढ़ेंगे, भारतीय जनसंघ से लेकर भाजपा तक हमारा चरित्र सदैव उज्जवल रहा है। और ये जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, इनका चरित्र ही ऐसा रहा है भ्रष्टाचार के आधार पर। जब सत्ता में आएंगे तो जनता की सेवा के लिए परिश्रम करते हैं क्या? चुनाव लड़ने के लिए जितना करते हैं, लूटते हैं। लूट करके अगर ढेर लगा हुआ है, कहीं कोठरियां भरी हुई नोटों से, और छापे में अगर वो नोटें निकल रही हैं, जांच में वो गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, तो उसका मतलब वेलकम देश कर रहा है और दल नाराज हो रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आपने जो एक्सप्रेसवे बनाया वो बारिश हुई और वो धंस गया, छापा पड़ना चाहिए था, वहां पड़ना चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। श्री अखिलेश यादव जी बहुत बेचैन है। जैसे पानी से मछली को बाहर कर दो तो तड़पती है बड़ी तेजी से, वैसे श्री अखिलेश यादव जी 400 विधानसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। शायद आपसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कहीं भेंट हुई हो तो वहां भी कहे होंगे, 400 सीट जीतने वाला व्यक्ति, सरकार बनाने का अहंकार, चुनाव होने से पहले, जनता का फैसला आने से पहले जो व्यक्ति दावे कर रहा हो, उसको 100-125 भी सीटें नहीं जीत पाए, 111 सीटों पे सिमट गए। और आज उनकी आधी पार्टी उनके साथ है, आधी पार्टी उनके चाचा के साथ है, आधी पार्टी कहीं और जाने की तैयारी में है। तो जब ऐसी परिस्थिति, तो ये उनकी तड़पन है, वो ये नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में जब जनता से आप, अखिलेश जी बोल सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाइए, वो क्या बोलती है? वो जानती है कि बुंदेलखंड का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, उत्तर प्रदेश का विकास और भाजपा सरकार में हुआ, गांव तक का विकास भाजपा सरकार में हुआ, गरीबों को पक्का घर भाजपा सरकार में मिला, शौचालय भाजपा सरकार में, गैस का कनेक्शन भाजपा सरकार में, इलाज के लिए 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड भाजपा सरकार में। ये जो तमाम सुविधाएं गरीबों को मिली हैं, वह श्री अखिलेश जी को नहीं दिखाई देगा। आप सवालों को घुमाना बहुत अच्छा सीख गए हैं। मैं ये कह रहा था कि वो पहली बारिश में 2 दिन बाद वो सड़क धंस जाती है, उसकी जांच होनी चाहिए। आप जब आपको कहीं और ले गए, नहीं, मैं जवाब उसका भी दे रहा हूं। अगर कहीं वर्षा तेज हुई, कहीं कोई सड़क धंस गई, तो जांच ऐसा कैसा मानते हैं कि जांच नहीं हो रही होगी? जांच हो रही होगी। जांच के लिए जो दोषी इंजीनियर होंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, तो दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भाजपा की सरकार में कोई भ्रष्टाचार करेगा। भ्रष्टाचार करने वाले 1000 बार सोचेंगे। भाजपा सरकार और भ्रष्टाचार, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार मुक्ति भाजपा सरकार होने के बाद इसकी गारंटी होती है।
भ्रष्टाचार मुक्त भारत आप बोल रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, उनका जो पोषण है, खाना है, उसमें 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जिन गाड़ियों के नंबर दिए गए वो दरअसल में स्कूटर के नंबर निकले, और ये सीएजी की रिपोर्ट है, तो कुछ तो होगा। ये देखिए, मैं इस बात से पूरा सिस्टम जो है वो सिस्टम में कहीं कोई ऐसे गड़बड़ अफसर हो सकते हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं जो इस प्रकार की गड़बड़ करने की कोशिश करें, लेकिन जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, वो बच नहीं सकता है। लेकिन सरकार की मंशा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की है, भ्रष्टाचार मुक्त यूपी बनाने की है, और उस योजना के क्रम में हम लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। केशव जी, जब तक आप सक्रिय राजनीति में रहेंगे, एक ट्वीट आपका हमेशा पीछा करता रहेगा कि संगठन सरकार से बड़ा है। ये जो ट्वीट किया था, किसको संदेश देने के लिए किया था और क्या सोच के किया था, और ये यूपी में ही लागू होता है कि केंद्र के लिए भी है? नहीं, देखिए, एक बात आप सदा ध्यान में रखें कि संगठन सर्वोपरि है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं, सरकार की किसी जिम्मेदारी में हम बाद में हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारा संगठन सर्वव्यापी है, हमारा संगठन सर्वस्पर्शी है, हमारा संगठन सर्वग्राही है, और हमारा संगठन सर्वोपरि है। इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और इस विषय को लेकर के जो मतलब ट्वीट को चर्चा बनाए लोग, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक संगठन का कार्यकर्ता और संगठन के कार्यक्रम में अगर कुछ बोलेगा तो उसकी लाइन, और मैं एक बार नहीं, ये तो संगठन सरकार से बड़ा है, मैं कम से कम सैकड़ों बार बोल चुका हूं। केशव जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, आप सारी बातें समझते हैं, सब बात जानते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी कोशिश भी करते हैं, और हर बार आप कहीं ना कहीं रह जाते हैं। पार्टी अध्यक्ष भी नहीं बनाया आपको। आप पार्टी अध्यक्ष बनाना न बनाना, ये तो मैंने आपको कहा, जो अधिकार केंद्रीय नेतृत्व का है, और वो हमको कहे कि केशव जी आपको पार्टी का, संगठन का काम करना है, पार्टी के मंडल अध्यक्ष का काम करना है, सरकार का काम करना है, जो भी काम हम तो एक संगठन के एक समर्पित सिपाही हैं, और जीवन के अंतिम श्वास तक संगठन के लिए समर्पित भाव से काम करते रहेंगे। सरकार में जिम्मेदारी दी जाएगी, सरकार में करेंगे, संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन में करेंगे, और जब जो बताया गया है काम वो मैंने किया है, और कभी आधे मन से नहीं किया है, मैं पूरे मन से काम करता हूं, पूरे समर्पण भाव से काम करता हूं, और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता हूं। पिछड़ों की बात करें तो पिछड़ों का एक बड़ा मुद्दा है जिसपे करीब करीब सभी पिछड़े नेता बोल रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, जातीय जनगणना वाला, उस पर आप कहां ठहरते हैं? पहला सवाल मेरा इन लोगों से है, हम इसके समर्थन में, हम विरोध में नहीं है, लेकिन पहला सवाल के समर्थन में। हाँ, मैं जाति जनगणना का विरोधी नहीं हूं, समर्थन में हूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? मैं होनी चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं इनसे सवाल कर रहा हूं जो आज सवाल उठा रहे हैं। इनके समर्थन से 10 वर्ष 2004 से 2014 तक इन्हीं लोगों की बैसाखी के सहारे केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई में सरकार चल रही थी, तभी जाति जनगणना भूल गए थे। आज एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, और कई राज्यों के अंदर, देश के अंदर अलग एक वातावरण बना हुआ है, तो केवल यह एक चुनावी मुद्दा है। जैसे जब कोई चुनाव आए, कोई एक नया मुद्दा ला करके खड़ा कर दो। जितना गरीबों की भलाई के लिए इन्होंने काम किया, जिन्होंने वोट लिया है, कभी नहीं किया। अगर आप इसके समर्थन में हैं, क्या आपने इस पे किसी से कहा पार्टी में, उसको सुना नहीं जा रहा, बात आपकी मानी नहीं जा रही, या आप सिर्फ ये आपने विवाद कभी ही प्रेस नहीं, में इसमें बात की? ये विवाद ही नहीं है हमारे यहाँ, इस विषय को लेकर कोई विवाद नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये होती है, जो बिहार के अंदर कह रहे जाति जनगणना होनी चाहिए, कर लो भाई, और जाति जनगणना करने से आपको स्टेट को कौन रोक रहा है? लेकिन जाति जनगणना कराना पिछड़ों की समस्या का, दलितों की समस्या का, आदिवासियों की समस्या का समाधान नहीं, उनके लिए ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। अब वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं ध्यान बटा दो। अगर समाधान नहीं है तो आप इसके हक में क्यों हैं? आपने स्वयं कहा कि आप इसके हक में हैं। वो विपक्ष मुद्दा बना रहा है, मैं समर्थन में हूं, हमारी पार्टी भी कोई इसके विरोध में नहीं है, लेकिन वो केवल मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, और पिछड़े वर्ग का, मैंने कहा, ये भला नहीं चाहते, जाति की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जातीय जनगणना का लाभ होगा कि नहीं होगा? अब लाभ हानि का तो मुझे आकलन अभी नहीं बता सकता, तो लेकिन क्यों समर्थन कर रहे हैं इसका? मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं क्योंकि इसको मुद्दा बना करके वो हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन वो हीरो नहीं, पिछड़ों की नजर में जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, जातिवाद की, उनकी नजर में वो जीरो हो चुके हैं, इसलिए हीरो बनने का रास्ता खोज रहे हैं।
केशव जी, ये तो बात गलत है। एकदम सही बात है। ये बात गलत है कि आप सिर्फ उनको रोकने के लिए आप बिना जाने कि क्या लाभ है क्या हानि है आप एक स्टैंड ले रहे हैं। अच्छा, आप उनसे पूछ दो, उनसे वो बता दें क्या लाभ हानि है, वो बता ही नहीं सकते हैं। वो केवल मतलब क्या है, कौवा का ले गया उसके पीछे भागना शुरू, देखते नहीं अपना। वो इस प्रकार की बातें, जब भी किसान आंदोलन चलवाए उसके पीछे कौन खड़ा था? राजनीतिक दल खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि भाजपा के खिलाफ कैसे उनका सिंहासन हिलाए। लेकिन किसान भी समझता है, गरीब भी समझता है, मजदूर भी समझता है। ये मदरसों वाला जो है, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, मदरसे के सर्वे करने के पीछे के पवित्र उद्देश्य को समझिए आप जरा। हम मदरसे की शिक्षा के विरुद्ध नहीं है। अगर विरुद्ध होते तो मदरसे बंद कर देते। मदरसे चलने चाहिए, लेकिन मदरसी शिक्षा के साथ साथ उनको उनके शिक्षा में किस प्रकार की कोई कमी है उसका अध्ययन करना, उसका सर्वे करना, उसमें सुधार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है सरकार में होने के कारण से। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो ये सवाल करेंगे। अगर इसी उत्तर प्रदेश में रमजान के महीने में मंदिरों और मस्जिदों से अवैध रूप से लगे हुए ध्वनिवर्धक उतारे जा सकते हैं, तो इसी उत्तर प्रदेश में अगर मदरसों के अंदर किसी को कोई विरोध नहीं है, उसको राजनीतिक दल मुद्दा बनाते हैं। और मुस्लिम समाज भी इस बात को समझ रहा है कि अब अगर उसके जीवन की भलाई का कोई रास्ता है तो वो भाजपा के साथ है। भाजपा सरकार दंगा मुक्त राज्य देती है, भाजपा सरकार कानून व्यवस्था बना करके रखने का काम करती है। जो अपराधी है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लोग संतुष्ट हैं, जो चुनाव हार रहे हैं वो असंतुष्ट हैं, वो असंतुष्ट सदा रहे, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। ये तो बड़ी भयंकर प्रार्थना कर रहे हैं आप। जब इस तरह की इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वह ऐसे विषय निकाल के लाते हैं, मुद्दा विहीन नहीं होते, तो ये विषय निकालने की बात थी। कैसे संबंध है आपके मुख्यमंत्री के आपस में? आप लोग बात करते हैं तो क्या बातचीत करते हैं? संबोधन कैसे रहता है? क्या आप लोगों के भी संबंध कैसे? मेरे संबंध जैसे दूध और चीनी के होते हैं ना, दूध और में चीनी मिला दो बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे संबंध वैसे थे, वैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। ये अखबार के लिए, टीवी के लिए कुछ आपको सब समाचार चाहिए, आप साथ में कुछ छाप दो, दिखा दो, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? इसमें ये बताइए कि दूध कौन है और चीनी कौन है? इसमें पता ही नहीं लगेगा। नहीं, आपने कहा कि संबंध ऐसे हैं। दूध चीनी मिल जाएगा तो मिठास बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते एकदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें दूध है या चीनी है? मैं तो बता रहा हूँ, दूध और चीनी दोनों मिल जाने के बाद, मैं चीनी भी हूँ, दूध भी हूँ, योगी जी भी दूध और चीनी दोनों है। दोनों लोग मिल करके हम लोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लगातार 5 साल काम के, पूरे 5 साल यही चर्चा चलाते रहे। केशव जी योगी जी में नहीं पट रही, अब दूसरे कार्यकाल में भी यही चला रहे केशव जी योगी जी। अब देखेंगे कि हम लोग पिछला कार्यकाल भी शान से बिताए हैं, दूसरा कार्यकाल भी शानदार चल रहा है। पर केशव जी तो आपका फेल हो गया। मैंने तो सोचा एक चीनी है एक दूध है और दोनों घुल मिल जाते हैं। मिलन है, वो शब्दों के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे और योगी जी के बीच में संबंध जितने मजबूत थे, मजबूत हैं, उससे भी अच्छे मजबूत लगातार बनते रहेंगे। हमारे और उनके बीच में कोई विवाद कभी नहीं था और कोई विवाद पैदा भी नहीं कर पाएगा। 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसमें अगर आप देखें, हाल फिलहाल में जो बिहार में घटना हुई, यानी इतनी बड़ी घटना हो गई, आपकी पार्टी का इतना बड़ा तंत्र, उसके बावजूद आप लोग ये अनुमान नहीं लगा पाए कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे। पहले जब मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव हो तो भाजपा कम लड़ती है, देश की जनता ज़्यादा लड़ती है, प्रदेश की जनता ज़्यादा लड़ती है और बिहार की जनता ज़्यादा लड़ती है। और हमको खबर नहीं हुई, हम बेखबर रह गए, यह भी सच नहीं हो सकता है। लेकिन जो स्वप्न संजो करके हम एक तरह से हमारा साथ छोड़ करके श्री नीतीश कुमार जी गए हैं, वह बहुत पछता रहे हैं। और निश्चित तौर से मैं यह कह सकता हूं कि 2024 में जैसे यूपी से सपा, बसपा, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी के गठबंधन का भी सूपड़ा साफ होगा। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे श्री नीतीश कुमार जी के, उस सपने ने उनको मतलब एक तरह से एक अच्छे संगत से निकल करके ऐसे कुसंग को अपना लिया है जो बाद में उनको स्वयं परिणाम देगा। क्या सपने थे? जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश भी जानता है और बिहार भी जानता है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर देखना चाहते, लेकिन वहां वैकेंसी नहीं है। किशोर जी, ये जो दौर है इसमें मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। हर सवाल के साथ मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना होगा।
आपके पास तीसरा ऑप्शन ये भी कह सकते हैं पास, मतलब ये सवाल छोड़िए, अगले सवाल पे चलिए, मैं अगले सवाल पे आ जाऊंगा। ठीक है, रैपिड फायर राउंड, तैयार हैं आप? आपको कहां की राजनीति ज्यादा रास आती है, केंद्र की या राज्य की? मुझे तो अभी प्रदेश की राजनीति भाती है। आपको संशय है कि केंद्र में आप मंत्री नहीं बनाए जाएंगे? नहीं, मुझे कोई संशय नहीं है, लेकिन मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए प्रदेश की राजनीति मुझे भाती है और प्रदेश की सेवा में अच्छे से करके और जो दायित्व मुझे सौंपा जाएगा उसका रिजल्ट देना चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव में आप चुनाव हारे या आपको हरवा दिया गया? नहीं, हम चुनाव हारे, उसका तो प्रमाण पत्र, जो हमारे खिलाफ लड़ने वाले तो उनको प्रमाण पत्र मिला है, तो चुनाव हम हारे। या आपके कुछ दोस्तों ने हरवा दिया आपको चुनाव? नहीं जी, मेरी कोई कमी रही होगी, मैंने हार स्वीकार किया है। जब परिणाम आया तो मैंने ट्वीट करके बताया है देश को, प्रदेश को, कि मैं चुनाव में पराजय स्वीकार करता हूँ। यूपी के लिए आज ज्यादा जरूरी क्या है, विकास या बुलडोजर? देखिए, विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। बुलडोजर शब्द का तो प्रयोग हो रहा है, लेकिन वो अवैध निर्माणों को ढाने के लिए हो रहा है, इसलिए विकास और सुशासन हमारी प्राथमिकता थी, है और रहेगी। 3 सवालों के जवाब आपने दे दिए। आपकी पार्टी में आपकी ज्यादा मित्रता किससे है, योगी जी से या स्वतंत्र देव जी से? हमारी तो दोनों लोगों से मित्रता है। ज्यादा किससे है? ज्यादा हमारी योगी जी से है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये भी जवाब दे दिया आपने। 2024 के चुनाव में विपक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष की तरफ से कौन ज्यादा मजबूत उम्मीदवार होंगे, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी? मैं समझता हूं विपक्ष रहेगा ही नहीं, तो इस सवाल को तो पास कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। अब आप कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं रहेगा? विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए जो वैकेंसी खोज रहे हैं, वो पहले अपने आपस में चुनाव कर लें कौन उनका उम्मीदवार है। मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी 2024 के बाद होने वाले चुनाव के बाद भी देश के प्रधानमंत्री हैं, और 2024 में 2000 जैसे 14 से अधिक सांसद 2019 में जीते, वैसे ही 2019 से ज्यादा सांसद अकेले भाजपा के 2024 में जीते। केशव जी, आपने हमसे बात की, घुमावदार सवालों के आपने सीधे जवाब देने की कोशिश की, और बहुत सारे सीधे जवाबों के आपने इतने घुमावदार जवाब दिए कि दर्शक सोचेंगे कि आपने क्या कहा। और एक आपने कला सीख ली है कि आप अपने दर्द को भी, अपने मन की बात को भी अपनी हंसी में, अपनी मुस्कुराहट में छुपाना सीख गए हैं। क्या बात है। आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।